क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि जिस घर की ईएमआई चुकाने में एक आम इंसान अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगा देता है? और जिसे वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या हो अगर वो घर असल में उसे अमीर नहीं बल्कि और गरीब बना रहा हो? ये एक ऐसा विचार है ना जो किसी के भी दिमाग को पूरी तरह से झकझोर कर रख सकता है, क्योंकि देखिए बचपन से हमें जो सिखाया गया है ये बात उसके बिल्कुल उलट है। सही कहा। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ऐसी ही कुछ स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने वाले हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड की उस मशहूर विचारधारा पर चर्चा कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया है। बिल्कुल, और इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट है। हाँ, और मैं शुरुआत में ये स्पष्ट कर दूं कि हमारा लक्ष्य यहाँ कोई तकनीकी या स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट गाइड देना नहीं है। हम ये नहीं बताने वाले कि कौन सा शेयर खरीदना है। सही कहा। इस चर्चा का असली मकसद पैसे को लेकर, जोखिम को लेकर और काम को लेकर हमारी मानसिकता, मतलब हमारे माइंडसेट को पूरी तरह से बदलना है। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि अमीर लोग क्या करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामग्री गहराई में जाकर ये समझाती है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ये एक तरह से हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की उन कमियों को उजागर करने वाली चर्चा है, जहां हमें इतिहास तो पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे का विज्ञान नहीं। बिल्कुल। और इस पूरी विचारधारा की जो नींव है ना, वो मुझे बहुत ही हैरान करने वाली लगती है। जरा सोचिए, एक ही इंसान के जीवन में दो पिता तुल्य लोग हैं और पैसे को लेकर दोनों का नजरिया एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। हाँ, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। मतलब एक तरफ लेखक के असली पिता हैं जिन्हें पुअर डैड कहा गया है, और दिलचस्प बात यह है कि ये बहुत ही उच्च शिक्षित इंसान थे। हाँ, उनके पास एक बेहद सुरक्षित सरकारी नौकरी भी थी। बिल्कुल, वे उसी पारंपरिक रास्ते पर चलते थे जिसे समाज सबसे सही मानता है। मतलब अच्छे मार्क्स लाओ, सुरक्षित जॉब लो, पैसे बचाओ और कर्ज से दूर रहो। लेकिन बात यह है कि इतनी अच्छी आमदनी और शिक्षा के बावजूद वे जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष ही करते रहे। हाँ, उनके महीने के अंत में बिल चुकाने की चिंता कभी खत्म नहीं हुई। और दूसरी तरफ उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता हैं जिन्हें रिच डैड का नाम दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि वे 8वीं कक्षा के ड्रॉप आउट थे। उनके पास कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास पैसे की जो व्यावहारिक समझ थी ना, जिसे हम फाइनेंशियल स्ट्रीट स्मार्ट्स कहते हैं, वो कमाल की थी। और उसी समझ और बिजनेस के तरीके को अपनाकर वे हवारी के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। तो एक ही समय में एक ही शहर में रहते हुए दो लोगों के आर्थिक नतीजे इतने अलग कैसे हो सकते हैं? यही इस पूरी कहानी का मुख्य बिंदु है, और यहीं से वो पहला सबक सामने आता है जो हमारे सोचने के तरीके को पलट देता है। अच्छा, वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब मैंने पहली बार ये सुना था तो मुझे डर और लालच के उस जाल की याद आ गई जिसमें दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फंसी हुई है। इस जाल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लोग हर सुबह उठकर काम पर क्यों जाते हैं? ज्यादातर मामलों में इसका कारण कोई महान लक्ष्य नहीं होता, बल्कि डर होता है। मतलब बिल ना चुका पाने का डर या ईएमआई बाउंस होने का डर। बिल्कुल, और समाज में पीछे छूट जाने का डर। इससे समझने के लिए ना, मैं हमेशा एक चक्कों पर दौड़ते हुए चूहे की कल्पना करती हूँ, मतलब एक हैमस्टर व्हील। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। चूहा दौड़ रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन वो पहुंच कहीं नहीं रहा है। वो बस गोल गोल घूम रहा है। और इसे ही हम रैट रेस कहते हैं। लोग डर की वजह से कड़ी मेहनत करते हैं, और जब महीने के अंत में उन्हें सैलरी मिलती है तो अचानक लालच जाग उठता। हाँ, वे नया फोन खरीदते हैं या नई गाड़ी की डाउन पेमेंट कर देते हैं, और फिर अगले महीने वही डर वापस आ जाता है। बिल्कुल, लालच और डर का ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। जब सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या सच में अच्छे मार्क्स लाना और एक सुरक्षित नौकरी करना गलत है? मतलब हमें तो पीढ़ियों से यही सिखाया गया है ना। देखिए, सुरक्षित नौकरी करना या अच्छे मार्क्स लाना अपने आप में बिल्कुल गलत नहीं है। असली समस्या उस मानसिकता में जो इस रास्ते के साथ मुफ्त में आती है। अच्छा, तो असली जाल क्या है? असली जाल है सिर्फ सैलरी के लिए अपने समय का सौदा करना, मतलब ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। समय का सौदा, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान किसी कंपनी में काम करता है और उसे प्रति घंटे या प्रति महीने के हिसाब से पैसे मिलते हैं, तो उसकी कमाई की एक पक्की सीमा तय हो जाती है। हाँ,
क्योंकि दिन में तो केवल 24 घंटे ही होते हैं। बिल्कुल, कोई इंसान 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। अगर कमाई सीधे तौर पर काम किए गए घंटों से जुड़ी है तो एक बिंदु के बाद कमाई का बढ़ना असंभव हो जाता है। ये गणित तो बिल्कुल साफ है। और अमीर लोग इस गणित को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनका माइंडसेट ये होता है कि वे पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। अच्छा, मतलब एक खुद मेहनत करने के बजाय कुछ सिस्टम बनाते हैं। सटीक कहा आपने। वे ऐसे सिस्टम या बिजनेस बनाते हैं जो लगातार कमाई दे सकें, चाहे वो सो रहे हों या छुट्टी पर हों, उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। तो अगर पारंपरिक नौकरी इंसान को कभी अमीर नहीं बना सकती और वो सुरक्षित रास्ता लोगों को उसी रैट रेस में फंसाए रखता है, तो फिर हमें इससे बाहर कौन निकाल सकता है? वो चीज है वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। और मुझे लगता है कि यही हमारी शिक्षा प्रणाली सबसे ज्यादा विफल रही है। बिल्कुल। स्कूल और कॉलेज हमें इतिहास के युद्धों के बारे में पढ़ाते हैं और त्रिकोणमिति सिखाते हैं, रसायन विज्ञान के फॉर्मूले भी रटवाते हैं, लेकिन वे हमें ये कभी नहीं सिखाते कि जब पहली सैलरी हाथ में आए तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। हम पैसे कमाने के लिए 20 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे संभालना है इस पर 1 घंटे की भी क्लास नहीं होती। और इसी अज्ञानता का नतीजा है कि लोग संख्याओं को नहीं समझ पाते। हाँ, और ये विचारधारा स्पष्ट मानती है कि अगर किसी को संख्याओं की समझ नहीं है तो वो कभी लंबी अवधि की दौलत नहीं बना सकता। तो वित्तीय साक्षरता की जब बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो समझना जरूरी है वो क्या है? वो है संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी, इसके बीच का अंतर। ये सुनने में तो अकाउंटिंग के भारी भरकम शब्द लगते हैं, लेकिन इनका असली मतलब बहुत सीधा है। इससे मैं एक छेद वाली बाल्टी के उदाहरण से सोच रही थी। मान लीजिए एक इंसान महीने भर मेहनत करके अपनी सैलरी रूपी पानी एक बाल्टी में भरता है। अच्छा उदाहरण है। लेकिन अगर उस बाल्टी के नीचे कई सारे छेद हैं तो वो कितना भी पानी क्यों ना भर ले, बाल्टी हमेशा खाली ही रहेगी। बिल्कुल। बाल्टी में आ रहा पानी आपकी आमदनी है और वे छेद असल में हमारी देनदारियां या लायबिलिटीज हैं। तो इसे हम रोजमर्रा की भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे? बहुत ही आसान शब्दों में देखिए, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में चुपचाप पैसे डालती है। इसके लिए आपको रोज काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई रियल एस्टेट जिससे हर महीने किराया आ रहा हो। हाँ, या कोई ऐसा बिजनेस जो खुद चल रहा हो, या फिर डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। इसके बिल्कुल विपरीत लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से हर महीने पैसे निकालती है। जैसे कि कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बढ़ता हुआ बिल। बिल्कुल। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है जिस पर हमने शुरुआत में चर्चा की थी। अपना खुद का घर। हाँ, रुकिए, ये बात तो किसी भी आम इंसान को गहरी चोट पहुंचा सकती है। लोग जिस घर के लिए जिंदगी भर पाई जोड़ते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसे ये विचारधारा एसेट मानने से साफ इनकार कर देती है। बिल्कुल इनकार कर देती है। लेकिन एक घर लायबिलिटी कैसे हो सकता है? ये तो जो हमने बचपन से सुना है उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये कड़वा सच इसलिए है क्योंकि हम भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, गणित के आधार पर नहीं। जरा उस वेल्थ फॉर्मूले को देखिए। अच्छा, क्या है वो फॉर्मूला? जब कोई इंसान एक बड़ा घर खरीदता है तो वो सिर्फ एक बार पैसा नहीं देता। वो हर महीने भारी ईएमआई चुकाता है, संपत्ति कर भरता है और रखरखाव पर खर्च करता है। और उस लोन पर जो ब्याज बैंक को जाता है वो भी तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। यानी हर महीने पैसा जेब से बाहर जा रहा है। इसका मतलब है कि जब तक वो घर बेचा ना जाए, वो घर इंसान की जेब में एक भी रुपया नहीं डाल रहा है, बल्कि लगातार निकाल रहा है। और फिर जब वे एसेट्स इतना पैसा बना लेते हैं कि खर्चे पूरे हो जाएं, तब वे उस अतिरिक्त पैसे से अपने लिए आलीशान घर खरीदते हैं। हाँ, इसके विपरीत मध्यम वर्ग सबसे पहले लायबिलिटीज खरीदता है और अज्ञानतावश उन्हें एसेट समझने की गलती करता है। और गरीब लोगों के पास सिर्फ खर्चे होते हैं। ये तो सच में नजरिए को पूरी तरह बदल देने वाला विचार है। हाँ, और इससे जुड़ा एक और बहुत ही गहरा सिद्धांत है अपना बिजनेस संभालना, मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। अब जब लोग ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कल ही जाकर अपने बॉस को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना बिजनेस संभालने का मतलब तुरंत नौकरी छोड़ना नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोफेशन और बिजनेस के फर्क को समझना। किसी इंसान का प्रोफेशन वो काम है जो उसके रोजमर्रा के बिल भरता है, मतलब जैसे कोई इंजीनियर है या टीचर है। हाँ, लेकिन उसका बिजनेस वो है जो उसकी दौलत बढ़ाता है। अच्छा, यानी नौकरी करते हुए अपने खाली समय
और अपने बचे हुए पैसों का इस्तेमाल असली एसेट्स बनाने में करना चाहिए। बिल्कुल, उन चीजों में पैसा लगाना चाहिए जिनकी कीमत समय के साथ बढ़े या जो नियमित आय दें। लेकिन जैसे ही कोई इंसान एसेट्स बनाना सीख जाता है और उसकी कमाई बढ़ने लगती है, एक नई चुनौती सामने आ खड़ी होती है ना? आप टैक्स के बोझ की बात कर रही हैं? हाँ, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, सरकार का हिस्सा भी बढ़ता जाता है। आम इंसान अक्सर इस टैक्स के बोझ तले दब जाता है, लेकिन अमीर लोग इससे कैसे निपटते हैं? यहीं से हम खेल के असली नियमों की ओर बढ़ते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को बचाने और टैक्स का बोझ कम करने के लिए कानूनी ढांचों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कॉरपोरेशंस। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। लेकिन जब हम कॉरपोरेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत बड़ी इमारत और सैकड़ों कर्मचारियों की तस्वीर आती है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। एक कॉरपोरेशन कोई भौतिक इमारत नहीं है। असलियत में ये सिर्फ एक लीगल रैपर है। लीगल रैपर? हाँ, मतलब दस्तावेजों का एक फोल्डर जो किसी वकील की अलमारी में रखा होता है। लेकिन इसके पास दो जादुई शक्तियां होती हैं। अच्छा, वे शक्तियां क्या है? पहली, ये मुकदमों से इंसान की निजी संपत्ति की रक्षा करता है, और दूसरी, ये टैक्स बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये कॉरपोरेशन काम कैसे करता है? मतलब आम इंसान के तरीके से ये अलग कैसे है? इसे दो अलग अलग रास्तों के रूप में समझते हैं। पहला रास्ता है कर्मचारी का। वो पहले मेहनत करता है और पैसे कमाता है। अर्न करता है। हाँ, फिर उस कमाई पर सरकार तुरंत टैक्स काट लेती है। और अंत में जो पैसा बचता है उसी में से उसे अपने खर्चे चलाने पड़ते हैं, यानी स्पेंड करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इनका फॉर्मूला हुआ अर्न, फिर टैक्स, फिर स्पेंड। और कॉरपोरेशन का रास्ता क्या है? वो बिल्कुल उल्टा चलता है। एक कॉरपोरेशन पहले पैसे कमाता है, फिर टैक्स देने से पहले वो अपने सारे कानूनी बिजनेस खर्चे करता है। जैसे मीटिंग्स का खर्च या यात्राओं का खर्च। हाँ, गाड़ियां, कंप्यूटर, सब कुछ। और अंत में सारे खर्चे निकालने के बाद जो मुनाफा बचता है, सिर्फ उस बचे हुए पैसे पर टैक्स लगता है। ओहो, ये तो एक जबरदस्त बदलाव है। हाँ, ये इनका फॉर्मूला है अर्न, फिर स्पेंड और अंत में टैक्स। ये अंतर बहुत तेजी से दौलत बढ़ाता है। ये तो एक वीडियो गेम की तरह है जहां एक खिलाड़ी के पास कोई ढाल नहीं है और उसे सीधे हमले सहने पड़ते हैं। और दूसरे खिलाड़ी के पास कॉरपोरेशन रूपी एक कानूनी ढाल है। बिल्कुल सही। अब इस चर्चा में एक और विचार आता है जो मुझे थोड़ा अवास्तविक लगता है, ये कि अमीर लोग पैसा बनाते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। हाँ, अब पैसा बनाना तो रिजर्व बैंक का काम है ना, कोई इंसान पैसा कैसे बना सकता? देखिए, इसका मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं है। पैसा बनाने का असल मतलब है वित्तीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उन अवसरों को देखना जो आम लोगों को दिखाई नहीं देते। मतलब समस्याओं को पहचानने और उन्हें सुलझाने से पैसा बनता है। बिल्कुल। क्या हम इसे एक उदाहरण से समझें? हाँ प्लीज, मैं वही पूछने वाली थी। मान लीजिए बाजार में एक घर है जो बहुत बुरी हालत में है और बैंक उसे नीलाम करने वाला है। एक आम इंसान वहां से गुजरेगा और कहेगा, कितना खस्ता हाल घर है, और वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन एक वित्तीय रूप से साक्षर इंसान वहां अवसर देखेगा। वो बैंक से बात करके उस घर को बहुत कम कीमत पर खरीदने का अग्रीमेंट साइन करेगा। अच्छा, वो थोड़ा सा टोकन अमाउंट दे देगा। बिल्कुल। अब उसके पास उस घर को खरीदने का अधिकार है। फिर वो उस अग्रीमेंट को किसी ऐसे निवेशक को बेच देगा जो उस घर को ठीक करके भारी मुनाफे में बेचना चाहता है। वाह, तो उस इंसान ने बिना घर को पूरी तरह खरीदे सिर्फ एक अवसर को पहचान कर बीच में मुनाफा कमा लिया। हाँ, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सचमुच पैसा बना लिया। ये उदाहरण बहुत कुछ साफ कर देता है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा एसेट इंसान का अपना दिमाग है। बिल्कुल, सबसे बड़ा एसेट हमारा दिमाग ही है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। ये सब सुनने में बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन क्या आम इंसान के लिए ऐसे दिमाग का इस्तेमाल करके इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? रिस्क तो है। हाँ, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग अपनी खून पसीने की कमाई को सुरक्षित रास्तों में रखते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट। उन्हें रिस्क से डर लगता है। ये डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक गलत निवेश से कमाई गायब हो सकती है और 90% लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? यहाँ हमें रिस्क की परिभाषा को गहराई से समझना होगा। अमीर लोग जुआरियों की तरफ बिना सोचे समझे दांव नहीं लगाते। अच्छा, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। बिल्कुल। निवेश में जोखिम हमेशा होता है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम है अज्ञानता। जब कोई व्यक्ति बिना सीखे मार्केट में पैसा डालता है तो वो जुआ खेल रहा है। तो वित्तीय साक्षरता इस जोखिम को मैनेज करना सिखाती है। हाँ, जब इंसान मार्केट के तरीके को समझता है, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझता है,
तो वो जोखिम के आगे बेबस नहीं रहता। वो जोखिम को कम करना सीख जाता है। ये नजरिया बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन अगर ये सब इतना ही फायदेमंद है तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्या चीज उन्हें रोक रही है? हाँ, यही मेरा सवाल है। ये हमें उन रुकावटों और सीखने की प्रक्रिया की ओर ले जाता है। सबसे पहले तो लोगों की सोच काम को लेकर ही गलत दिशा में होती है। मतलब उन्हें सिर्फ सैलरी दिखती है? हाँ, इस विचारधारा का छठा सबक यही है कि इंसान को सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ कमाने के लिए। वर्क टू लर्न। यानी नौकरी ढूंढते समय यह ध्यान देना चाहिए कि क्या सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। कई टैलेंटेड लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही हुनर होता है। हाँ, हम देखते हैं कि बेहतरीन शेफ या लेखक पैसों के लिए मोहताज रहते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस या मार्केटिंग की जानकारी नहीं होती। सही कहा। कम सैलरी वाली जॉब भी अगर मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन सिखाती है तो वो फायदेमंद है। अब बात करते हैं उन रुकावटों की। पुअर डैड की सोच से रिच डैड की सोच तक जाने में 5 बड़ी बाधाएं आती हैं। हाँ, ये 5 रुकावटें अच्छों को वापस रैट रेस में धकेल देती हैं। पहली है डर। पैसे खोने का डर। बिल्कुल। दूसरी रुकावट है शक या नकारात्मकता, आसपास के लोगों की बातें कि इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की है। और तीसरी रुकावट है आलस। चौथी है बुरी आदतें। हाँ, बुरी आदतें जैसे खुद को पे करने से पहले दूसरों के बिल भर देना। और 5वीं रुकावट है अहंकार। ये सोचना कि जो हमें नहीं पता वो जरूरी भी नहीं है। बिल्कुल सही। मुझे यहाँ बुरी आदतों वाले पॉइंट पर थोड़ी असहमति जतानी है। अच्छा, बताइए। जैसे हवाई जहाज में कहते हैं ना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। बिल्कुल। खुद को पहले पे करने का सिद्धांत भी वैसा ही लगता है। बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन जब सामने बिजली के बिल पड़े हों, स्कूल की फीस देनी हो, तो कोई खुद को पहले पे करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। शुरुआत में सबको ये गैर जिम्मेदाराना ही लगता है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, खुद को पहले पे करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिलों को फाड़ के फेंक दिया जाए। इसका मतलब है प्राथमिकता बदलना। मतलब अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग को पहले रखना। हाँ, जब कोई इंसान अपनी आमदनी का एक हिस्सा सबसे पहले एसेट्स बनाने के लिए अलग निकाल लेता है तो उसके पास बिल भरने के लिए कम पैसे बचते हैं। तो अब उस पर बिल भरने का भारी मानसिक दबाव आ जाता है। और यही वो जादू होता है। वो दबाव उस इंसान के दिमाग को सक्रिय कर देता है। अच्छा, मतलब वो नए तरीके सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अतिरिक्त पैसे कैसे कमाए जाएं। बिल्कुल। अगर वो हमेशा पहले बिल भरता रहेगा तो कोई दबाव नहीं होगा और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओहो, तो ये खुद पर एक सकारात्मक दबाव बनाने की तकनीक है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, यही अमीर लोगों की सोच है। अब मैं अपने दूसरे सवाल पर आती हूँ जो तीसरी रुकावट यानी आलस से जुड़ा है। पूछिए। आज लोग 2-2 नौकरियों में भाग रहे हैं, ट्रैफिक में घंटों बिता रहे हैं। जो इंसान इतना पसीना बहा रहा है उसे आलसी कहना थोड़ा कठोर नहीं है? ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन यहाँ आलस का मतलब शरीर का आलस नहीं है। हम यहाँ मानसिक आलस की बात कर रहे हैं। मानसिक आलस? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं बहुत बिजी हूँ, ये दरअसल एक तरह का बहाना है। लोग अपनी असली वित्तीय स्थिति का सामना करने से बचने के लिए खुद को कामों में व्यस्त रखते हैं। मतलब नई चीजें सीखने की मेहनत से बचने के लिए? बिल्कुल। रैट रेस में दौड़ते रहना आसान होता है क्योंकि उसमें नया दिमाग नहीं लगाना पड़ता। रिस्क लेना, असफलता का सामना करना मुश्किल काम है। तो लोग बिजी रहने का बहाना बनाते हैं ताकि उन्हें अपनी कमजोरियों पर काम ना करना पड़े। ये सच में आंखें खोलने वाला नजरिया है। हाँ, लोग अपनी अज्ञानता का सामना करने से बचते हैं। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। रिच डैड पुअर डैड की ये सामग्री हमें ये सिखाती है कि दौलत का निर्माण केवल पैसे कमाने से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये वित्तीय साक्षरता, अपने दिमाग को ट्रेन करने और अपने डर और आलस पर काबू पाने से होता है। हाँ, और जो लोग ये चर्चा सुन रहे हैं उनके लिए इसका महत्व यही है कि वे रैट रेस को पहचान सकें और लायबिलिटीज को एसेट समझने की भूल ना करें। सही कहा। मानसिकता बदले बिना बैंक बैलेंस कभी नहीं बदलता। बिल्कुल। और इस चर्चा का अंत में एक बहुत ही रोचक और विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहती हूँ, जिस पर श्रोताओं को खुद सोचना चाहिए। जरूर। देखिए, स्रोत के अनुसार मध्यम वर्ग लगातार लायबिलिटीज जैसे बड़े घर, गाड़ियां, महंगे फोन खरीदता है और उन्हें एसेट समझता है। हाँ, यही सच है। लेकिन सोचिए, अगर कल को दुनिया का हर इंसान रिच डैड की मानसिकता अपना ले और केवल असली एसेट्स ही खरीदने लगे, तो इस आधुनिक अर्थव्यवस्था का क्या होगा?
ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, क्योंकि हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से लोगों के इन खर्चों और इन लायबिलिटीज को खरीदने पर ही टिकी हुई है। अगर सबने खर्च करना बंद कर दिया तो क्या ये पूरा आर्थिक ढांचा ही नहीं ढह जाएगा? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और अपने विचारों को चुनौती देते रहिए।